हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिखा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। तो अर्ली वैदिक पीरियड, इसका टाइम पीरियड है 1500 BC से 1000 BC तक। ठीक है, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, जो आज से 4500 साल पहले शुरू हुई थी 2550 BC के आसपास, और लगभग 1900 BC आते आते ये खत्म हो गई। तो इसके बाद इंडिया में आए आर्यंस। आर्यंस ओरिजिनली कहाँ के रहने वाले थे? तो वो रहने वाले थे अल्प्स माउंटेन, जो यूरोप में है, उसकी ईस्टर्न साइड में सदर्न रशिया के पास से वो आए थे। तो वो सबसे पहले आए तो रशिया से, तो सबसे पहले वो सेंट्रल एशिया की तरफ बढ़े और उसके बाद अफगानिस्तान आते हुए इंडिया में प्रवेश किया इन्होंने। इनकी एक टुकड़ी ईरान की तरफ भी गई। ठीक है, तो ये इंडिया में लगभग सबसे पहले 1500 BC के आसपास आते हैं। आर्यन के बारे में हमें ऋग्वेदा से पता चलता है, और ऋग्वेदा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का सबसे पुराना ग्रंथ है। तो थोड़ा सा ऋग्वेदा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऋग्वेदा, इसमें ये कलेक्शन ऑफ ऋग्वेदा जो है वो कलेक्शन ऑफ हाइम्स है। हाइम्स मतलब प्रेयर, इसको हिंदी में सूक्त भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ऋग्वेदा में 10 मंडल है। मंडल मतलब बुक, 10 मंडल। और इसमें से जो दूसरा से 7वां मंडल है वो पुराना है, और जो पहला और 10वां मंडल है वो सबसे बाद में ऐड किया गया है। ठीक है, तो इसमें दूसरा से 7वां मंडल ओल्ड है और फर्स्ट और 10th लास्ट लेटेस्ट है। ठीक है, तो इनमें जो हाइम्स यानी प्रेयर्स हैं वो किसके लिए हैं? तो ऋग्वेदिक गॉड्स के लिए। और ऋग्वेदिक गॉड्स कौन कौन से थे? तो वो थे अग्नि, इंद्र, सोम, वरुण, मित्र, मारुत। इसमें 2 फीमेल गॉड्स का भी नाम है, अदिति एंड विश्व। ठीक है, तो ये गॉड्स जो थे ये ऋग्वेदा में मेंशन थे, और इनके लिए ही ये हाइम्स कंपोज किए गए थे। ठीक है, और ये जो है गॉड्स, इनका मेंशन एक ईरानियन बुक है, ईरान की सबसे पुरानी बुक है अवेस्ता, उसमें भी इन गॉड्स का मेंशन किया गया है। ठीक है, और बहुत सारे पशुओं का और पेड़ पौधों का नाम भी अवेस्ता में और इस ऋग्वेद में एक जैसे हैं। और कुछ सोशल क्लासेस जैसे वैश्य और ब्राह्मण, ये सब भी मेंशन्ड है अवेस्ता में। ठीक है, अब हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शंस, तो 2 इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। एक कसाइट इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन को हिंदी में अभिलेख कहा जाता है। ये 1600 BC के आसपास की है। कसाइट जो इंस्क्रिप्शन है ये इराक में है। इसमें आर्यवर्त का मेंशन किया गया है। और एक है बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, ये टर्की में है और ये 1400 BC के आसपास का है।
इसमें आर्य शब्द का मेंशन किया गया है और इसमें ये भी कहा गया है कि आर्य सेंट्रल एशिया में रहते थे। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात हो गई। जो ऋग्वेदा है इसमें भी आर्य का मेंशन जो है 36 बार किया गया है। अब कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्य जो थे उनमें क्या अलग था जो वो इतनी दूर तक सेंट्रल एशिया, इराक, ईरान, इंडिया इतने दूर तक अपना प्रभुत्व जमा पाए? तो उनमें उनके पास थे वो हॉर्स का यूज़ करते थे। इससे पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा कि जितने भी पशु लगभग होते थे, गाय, भैंस और बकरी और कुत्ता, बिल्ली, ये सब उनका डोमेस्टिकेशन होता था। पर हॉर्स का डोमेस्टिकेशन इससे पहले इंडिया में नहीं हुआ था। ये हॉर्स जो है प्रोबेबली आर्यंस लोग ही इंडिया में लेके आए थे। तो ये हॉर्स का यूज़ करते थे। ये हॉर्स के रथ से चलते थे, हॉर्स चैरियट से। और ये एक कवच पहनते थे जिसमें पूरे आर्म्स भरे होते थे मेटल के। तो कोट ऑफ, जिसको मेल्स कहा जाता है, कोट ऑफ मेल पहनते थे ये। और इनके पास कुछ विशेष ब्रॉन्ज के हथियार भी हुआ करते थे। और इन हथियारों के कारण वो जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ते थे वहाँ वो जीत जाते थे, क्योंकि सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो थी वॉर की, ये इनके पास थी। ठीक है, तो अब आर्यंस जो इंडिया में जब आए थे तो इनकी लड़ाई सिर्फ नॉन आर्यन से नहीं, अपने आप में, अपने आपस के कम्युनिटी के बीच में भी होती थी। तो आर्यन के 5 मेजर क्लैंस थे। उसमें से एक भारत था। भारत क्लैन, इसी के नाम पे बाद में देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ठीक है, तो भारत क्लैन जो था, इसकी 10 चीफ्स के साथ लड़ाई हुई, युद्ध हुआ भारत और 10 राजाओं के बीच में। ये 10 राजा जो थे उसमें से 5 आर्यन कम्युनिटी से थे और 5 नॉन आर्यन कम्युनिटी से थे। इसे हम 10 राज वॉर कहते हैं। पर ये जो भरत कुल था ये इस युद्ध में जीत गया और इसके जो राजा नेतृत्व कर रहे थे उसका नाम था सुदस। ठीक है, तो इससे भारत क्लैन की प्रभुत्व स्थापित हुई। इसमें से जो 10 जो चीफ्स थे, 5 आर्यन और 5 नॉन आर्यन, इसमें से एक आर्यन चीफ था, एक आर्यन क्लैन था जिसका नाम था पुरु। और भारत क्लैन ने पुरु क्लैन से दोस्ती कर ली और दोनों ने मिलके बनाया एक नया क्लैन, कुरु क्लैन। जो ये कुरु क्लैन जिस एरिया को ऑक्यूपाई करने लगा उस एरिया को कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। अभी ये एरिया अपर गंगेटिक एरिया जो है, उत्तराखंड और पंजाब हरियाणा का एरिया जो है, इस एरिया को कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। ठीक है, बाद में ये जो कुरु है और एक और क्लैन था पंचाल। तो लेटर वैदिक पीरियड में हम देखेंगे कि ये कुरु और पांचाल मिलके ये पूरे इस एरिया में, पूरे गंगेटिक एरिया में, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा और इस सारे एरिया में ये रूल करते थे। और ये जो 10 राज वॉर हुआ था ये रावी रिवर, जिसको परुष्णी रिवर पहले कहा जाता था, उसके किनारे हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी पॉलिटी के बारे में। ये जो आर्यन ट्राइब था इसमें 4 संस्थाएं होती थी, एक सभा, समिति, विद्वत और कन। जो समिति थी वो मिलके एक किंग को चुनती थी, किंग को राजन कहते थे।
ठीक है। और ये चारों संस्थाएं मिलके धार्मिक और युद्ध से रिलेटेड ये नीतियाँ बनाती थी, और इसमें से सभा और विद्वत में विमेन भी पार्टिसिपेट कर सकती थी। ठीक है, तो हमने संस्थाओं के बारे में देखा। कौन सी संस्थाएं थी? सभा, समिति, विद्वत और गण। इसमें से समिति जो थी वो राजा को चुनती थी, और इन दोनों में विमेन पार्टिसिपेट कर सकती थी। ये जो राजा था इसको एब्सोल्यूट पावर नहीं थी, ये हमेशा अपने डिसीजन लेने से पहले समिति से कंसल्ट करता था। और राजा का फंक्शन क्या था? तो उस टाइम का मेन वेल्थ लोगों का क्या था? काऊ। तो वो मवेशियों की रक्षा करता था, प्रोटेक्टर ऑफ कैटल था, और जनता के बिहाफ पे वो युद्ध लड़ता था। और एक और काम करता था जो उनके बिहाफ पे वो भगवान से प्रेयर करता था, जो यज्ञ था वो राजा करता था अपने ट्राइब की तरफ से। तो ये 3 काम इनका फंक्शन था राजा का, यज्ञ करता था और युद्ध लड़ता था। ठीक है, राजा के अलावा और फंक्शनरीज क्या क्या थे? तो दूसरा जो मेन फंक्शनरी था वो पुरोहित था। पुरोहित का क्या काम क्या था? तो वो राजा को उसके कर्तव्यों के बारे में बताता था, और राजा की तरफ से वो जनता के बीच में राजा का गुणगान करता था। तो ये 2 काम करता था, और इसके बदले में ये खूब सारी दान दक्षिणा भी लेता था। जो दान दक्षिणा उस टाइम जो मेन वेल्थ था क्या था? काऊ था। तो काऊ और विमेन स्लेव्स के रूप में ये दान दक्षिणा लिया करते थे। पुरोहित, 2 पुरोहित बहुत फेमस है, एक है वशिष्ठ और एक है विश्वामित्र। ठीक है, तो वशिष्ठ जो है वो थोड़े कंजर्वेटिव काइंड के थे, और विश्वामित्र थोड़े लिबरल थे। विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र कंपोज किया है। अब हम कुछ और फंक्शनरीज को देख लेते हैं। तो कुछ और फंक्शनरी, एक होता था गुप्तचर। गुप्तचर मतलब स्पाई। ये किसी तरह की चोरी डकैती जो होती थी उस पर नज़र रखता था, और जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उन पर नज़र रखता था। दूसरा था सेनानी। सेनानी मतलब सैनिक। एक था ब्रजपति। ये ओवरसी कर रहा था पास्चर लैंड्स को, जो एनिमल के ग्रेजिंग के लिए जो लैंड्स थे उस एरिया को ये देखता था, उसका ध्यान रखता था। दूसरा था ग्रामिणी। ये सेना टुकड़ी को हेड करता था। और एक था, और बृहस्पति का एक और काम था, जो कुलप होते थे मतलब फैमिली हेड्स होते थे, वो भी उनको भी ये हेड करता था। मतलब पहले जो आर्यंस थे वो एक पास्टोरल कम्युनिटी थे, तो और वो हमेशा एक्सपेंशन में थे, तो वो कहीं प्रॉपर सेटलमेंट नहीं बनाते थे। पर धीरे धीरे जब वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे, जब एग्रीकल्चर करने लगे, तो ये ग्रामणी और जो बृहस्पति है वो पोस्ट सेम हो गई। अब हम मटेरियल लाइफ को देख लेते हैं। तो मटेरियल लाइफ को देखते हैं। मटेरियल लाइफ आर्थिक, ये कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां करते थे? तो एग्रीकल्चर सबसे पहले, जो एग्रीकल्चर है ये इनकी प्राइमरी एक्टिविटी नहीं थी। इनकी प्राइमरी एक्टिविटी पशुचारण थी। ये एग्रीकल्चर एज ए सेकेंडरी एक्टिविटी करते थे, हालांकि इन्हें एग्रीकल्चर का पूरा नॉलेज था। तो एग्रीकल्चर के बारे में ये डिफरेंट सीजन्स के बारे में जानते थे। हाँ, और किस तरह से
बीज को रोपा जाता है, किस तरह से फसल काटा जाता है, किस तरह से थ्रेश किया जाता है, ये सब कुछ जानते थे। ये खेती के लिए हल का भी प्रयोग करते थे। ये हल जो है किसी मेटल की नहीं, वुडन होती थी। ठीक है, पर ये जो मेन है इनका एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये फॉडर प्रोडक्शन के लिए होता था। मतलब गाय और बाकी मवेशियों के लिए ये चारा इससे प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, तो जो ये मेन फूड की तरह क्या कंज्यूम करते थे, तो ये मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते थे। ठीक है, अब काव के बारे में जान लेते हैं। काव का मेंशन जो है ऋग्वेदा में बहुत टाइम्स किया गया है। काव, गौ हिंदी में इसका मेंशन बहुत बार ऋग्वेदा में किया गया है। यहाँ ये ऋग्वेदिक टाइम से युद्ध को गविष्ठी कहा जाता था। मतलब युद्ध स्पेशली गाय के लिए होता था। ठीक है, और उस टाइम दान दक्षिणा में भी गाय दिए जाते थे। तो इससे पता चलता है कि इनका पास्चोरलिज्म जो था ये मेन एक्टिविटी था। तो एग्रीकल्चर और पास्चोरलिज्म के अलावा ये कौन कौन सी और प्रोफेशंस ये लोग करते थे, तो इनके बारे में जानते हैं। तो उस ऋग्वेदा मेंशन करता है कि उस टाइम कारपेंटर का प्रोफेशन और वीवर का प्रोफेशन, कुम्हार का प्रोफेशन और मेटल वर्क, ये सारे काम होते थे। ठीक है, जितने भी प्रमाण मिले हैं इससे ये पता चलता है कि ये सिटी या टाउन में नहीं रहा करते थे, ये गाँव में रहा करते थे, विलेजेस में रहा करते थे। और ये जो घर बनाते थे वो भी ब्रिक्स के नहीं होते थे, वो मड हाउसेस होते थे। मतलब कच्चे घर बनाते थे ये, और उसी का फोर्टिफिकेशन ही कर देते थे। उसी के आसपास खुदाई करके गढ़ बना देते थे। ठीक है, तो फोर्टिफिकेशन करते थे उसका, मड हाउसेस में ये रहते थे। ठीक है, एक साइट मिली है भगवानपुरा, इसका एक्सकेवेशन जो हुआ है भगवानपुरा जो हरियाणा में है, इसमें एक 13 रूम मड हाउस पाया गया है। तो 13 कमरे वाला मड हाउस पाया गया। तो हो सकता है ये किसी राजा का उस टाइम का रहा हो या किसी बड़े फैमिली का रहा हो। ठीक है, और क्या पाया गया है यहाँ, तो हॉर्स के बोन्स पाए गए हैं और कैटल के बोन्स पाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, इससे पहले किसी भी एक्सकेवेशन में इस टाइम पीरियड के पहले के एक्सकेवेशन में हॉर्स के बोन्स नहीं पाए गए हैं। तो इससे पता चलता है हॉर्स जो है ये आर्यन से इंडिया में लेकर आए थे। ठीक है, और इस टाइम कुछ भी आयरन के इम्प्लीमेंट्स, आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं पाया गया है और सीरियल्स नहीं पाए गए हैं। कोई भी अनाज नहीं पाया गया है, राइस, वीट कुछ भी नहीं पाया गया है। तो इससे पता चलता है कि ये जो है मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स पे ही रहते थे। इस टाइम की जो पॉटरी है उसे कहते हैं पेंटेड ग्रेवेयर, PGW, पेंटेड ग्रेवेयर। ये ग्रे कलर का होता था और इसमें ब्लैक कलर की चित्रकारी होती थी। ठीक है, ये इस साइड से मिला है। अब हम ट्राइब एंड फैमिली के बारे में जान लेते हैं। जो ट्राइब थी उसे जन भी कहते हैं। जन से नीचे था, जन से नीचे था विश, विश से नीचे था ग्राम और ग्राम से नीचे था ग्रे या कुल। ठीक है, पूरी ट्राइब को जन कहते थे, उसका एक छोटा पार्ट था विश, विश से छोटा था ग्राम और ग्राम से नीचे था ग्रे।
ठीक है। ये जो डिवीज़न है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे हुआ करता था, ना कि टेरिटरी के बेसिस पे। जैसे हमें ग्राम सुनकर लग रहा होगा कि ग्राम एक टेरिटोरियल डिवीज़न था, पर ऐसा नहीं था। ठीक है। तो ये जन जो वर्ड है इसका ऋग्वेद में बहुत बार मेंशन हुआ है, और जनपद जो वर्ड है, जो बाद में हम पढ़ेंगे 500-600 BC के आसपास जब किंगडम इस्टेब्लिश होने लगे थे, तो ये जनपद वर्ड बहुत कॉमन हो गया था। तो उस टाइम पर ऋग्वेदिक टाइम में इसका बिल्कुल भी मेंशन नहीं मिला है। तो इसका मतलब है टेरिटरी से कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता था, लोग किंगडम से नहीं, लोग अपनी ट्राइब से जाने जाते थे। और हमने ये भी देखा जो वेल्थ जो होता था वो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा वेल्दी उस पर्सन को माना जाता था जिसके पास सबसे ज़्यादा गाय हो। कहीं भी ऋग्वेद में इसका लैंड को एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं लिया गया है। अब हम गृह के स्ट्रक्चर को समझेंगे। गृह मतलब फैमिली। उस ज़माने का जो फैमिली होता था आज की जॉइंट फैमिली से भी बड़ा होता था, और गृह का एक मतलब था कि जहाँ जितने लोग थे उनके मवेशियाँ जहाँ एक साथ बांधे जाते थे तो उसको गृह कहा जाता था। मतलब जितने लोगों के मवेशी एक साथ रहते थे, जैसे आज जितने लोगों का चूल्हा एक साथ होता है वो एक घर में होते हैं, उनको एक घर कहा जाता है। तो जिस तरह से उस टाइम में जितने लोगों के मवेशी एक साथ होते थे उसको गृह कहा जाता था। ठीक है। ये एक जो गृह होता था एक लार्ज जॉइंट फैमिली होता था। इस टाइम जो था मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था, मतलब पैट्रियार्कियल सोसाइटी था। ठीक है। और जो लोग थे वो ज़्यादा अपने कुल से आइडेंटिफाई होते थे और उनकी कुल के प्रति ही सबसे ज़्यादा लॉयल्टी होती थी, और वो अपने सरनेम में भी कुल का नाम लगाते थे। ठीक है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि ऋग्वेदिक पीरियड में विमेन को कितनी राइट्स थी। तो विमेन जो थी वो 2 संस्थाओं में पार्टिसिपेट करती थी, सभा और विद्वत में। ठीक है। और वो उन्होंने कुछ हाइम्स भी 5-6 लेडीज़ ने हाइम्स भी कंपोज किए हैं ऋग्वेदा के। और विमेन जो थी वो अपने पतियों के साथ यज्ञ में भी पार्टिसिपेट करती थी। तो देख लें कंपोज की और यज्ञ में पार्टिसिपेट और सभा में पार्टिसिपेट करती थी। उस टाइम मैरिज के बारे में जान लें तो मैरिज का जो एज होता था वो 16-17 साल होता था। यहाँ जो चाइल्ड मैरिज के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और इसमें ऋग्वेदा में विडो रिमैरिज का भी प्रमाण मिला है। ठीक है। और लेवीरेट मतलब जब पति की मृत्यु के बाद पति के भाई से शादी करने का, मतलब अपने देवर से शादी करने का भी प्रमाण मिला है। अब हम सोशल डिविजन्स के बारे में बात करते हैं। तो ऋग्वेदा में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की गई है। ये ऋग्वेदा के 10th मंडला जो सबसे लास्ट में ऐड किया गया है, मतलब इस पीरियड के लास्ट में वर्ण व्यवस्था आ गई थी। ठीक है। तो वर्ण कौन कौन से होते थे पहले हम जान लेते हैं वर्ण क्या है। वर्ण का मतलब होता है, वर्ण का मीनिंग होता है कलर। तो जो आर्य थे वो गोरे थे और नॉन आर्य जो थे, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे इंडिया के, वो सांवले थे। तो इनका डिवीज़न कलर के बेसिस पे हो गया। 2 टर्म्स यूज़ होते हैं ऋग्वेदा में, दास और दस्यु। जो दास होते थे ये आर्यन ही रहे होंगे, पर जो रूलिंग आर्यन क्लैन था उससे इनकी लड़ाई चलती थी, तो इनको भी वो छोटा मानते थे। और दस्यु जो थे वो इंडियन लोग रहे होंगे, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स।
जो दास से अगर इनका युद्ध होता था आर्यन क्लैन का, तो वो उनको थोड़ा सा लिबरल थे उनके प्रति, पर दस्यु के प्रति वो बिल्कुल ही हॉस्टाइल थे। और इसलिए दस्यु हत्या वर्ड बहुत बार, दस्यु हत्या मतलब दस्यु की हत्या बहुत बार ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। तो हमने देखा कि जो ट्राइबल जो सोसाइटी थी इनकी, इसमें एक राजा चुना जाता था समिति के द्वारा, और जो समिति में इम्पॉर्टेंट फंक्शन सबसे पहले राजा होता था और पुरोहित होता था। ठीक है, तो ये कहीं भी युद्ध लड़ते थे, ये जो आर्यन ट्राइब्स थे कहीं भी युद्ध लड़ते थे, तो युद्ध में जो भी जीतते थे ये इनमें डिवाइड होता था। तो पहले तो शुरू में इक्वली डिवाइडेड होता रहा, पर धीरे धीरे इनका जब पावर बढ़ता गया तो ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉर में ये जीतते थे, ज़्यादा से ज़्यादा ये खुद में डिवाइड करने लगे। तो इससे ज़्यादा ये अमीर होने लगे और बाकी वर्ग गरीब होने लगे। तो जैसे ये अमीर होने लगे और बाकी वर्ग जो है गरीब होने लगे, तो 3 क्लैन बन गए, 3 वर्ण बन गया, राजा, पुरोहित और कॉमन पीपल के लिए जो विश शब्द था उससे निकला वैश्य। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके हमने देखा स्लेव्स के बारे में कि जो राजा जो होते थे ये विमेन स्लेव्स जो हैं पुरोहित को दिया करते थे, तो ये स्लेव्स जो हैं ये बन गए शूद्र। और भी पहले ये स्लेव्स थे और फिर जो दास क्लैन के जो रहे होंगे उनको भी स्लेव्स की तरह इनको दिया गया, तो ये सब बन गए शूद्र। और ये जो होता था वैश्य जो होता था बाद में एग्रीकल्चर करने लगे और ये जो है टैक्स भरने लगे राजा को, और इसलिए राजा और पुरोहित और अमीर होते गए और इनका कंडीशन जो है और डिजेनरेट होता गया। ये थी यहाँ की सोशल डिविजन्स। अब गॉड्स के बारे में जानते हैं। गॉड्स तो कौन कौन से गॉड्स थे, तो हमने अभी बात की कि यहाँ थी अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र, मारुत, सोम। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका गॉड था वो इंद्र था। इंद्र जो थे इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, मतलब गढ़ों का नाशक। तो ये जो है आर्य जो होते थे उनके जो दुश्मन होते थे उनके गढ़ तोड़ने के लिए, उनसे मतलब युद्ध में जीतने के लिए ये इंद्र से प्रेयर करते थे। और इनका मेंशन 250 सूक्त में, ऋग्वेद के 250 सूक्त में इंद्र का मेंशन किया गया है। ठीक है, ये इनका मेन गॉड था और वार लॉर्ड था, और ये बारिश के देवता भी माने जाते हैं। ठीक है, दूसरी मेन जो थे इनके दूसरे मेन देवता थे अग्नि। अग्नि मतलब फायर। तो फायर जो था वो बहुत सारे पर्पस में यूज़ होता था। फायर हमें गर्मी देता है, कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है, और फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए यूज़ होता है। और अग्नि का एक और काम था, जब ये यज्ञ करते थे तो इन्हें लगता था कि ये जो अग्नि से स्मोक निकल रहा है ये इनकी बात भगवान तक पहुंचा रहा है। तो और अग्नि का मेंशन ऋग्वेद में 200 बार किया गया है। तीसरा जो था, तीसरे गॉड जो थे इनके वरुण, ये वाटर के गॉड है। चौथे गॉड है सोम। सोम प्लांट्स के गॉड है, पूरे वेजिटेशन के गॉड है सोम। ठीक है, जो ऋग्वेदा का 9th मंडला है, 9th मंडल जो है
ये सोम, इसको सोम मंडल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने प्रेयर्स हैं ये सोम देवता के लिए है। और 5वें गॉड थे मारुत, ये स्टॉर्म के गॉड थे। ट्रेड के बारे में जान लेते हैं। तो जो इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था, पास्चरलिज्म मतलब पशुचारण, और एग्रीकल्चर जो है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। ऐसे कोई प्रमाण नहीं मिले जिससे कहा जा सके कि ये दूसरे देशों के साथ ट्रेड करते थे। तो जो है, क्योंकि समुद्र जो शब्द है इसका मेंशन बहुत कम हुआ है, और इसका मतलब जो है, जो ऋग्वेद के हिसाब से जो मतलब है, ये सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ वाटर है। मतलब ये सी और ओशन के बारे में नहीं जानते थे। इससे पहले हमने देखा था इंडस वाली सिविलाइजेशन जो है दूसरी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड करता था। अब हम कुछ नदियों के बारे में जान लेते हैं जो ऋग्वेद में मेंशन्ड है। पहली नदी है वितस्ता, ये है झेलम नदी। दूसरी नदी है विपाशा, ये है व्यास नदी। पारुष्णी, रावी नदी। दिजरती, घग्गर नदी। कुबा, काबुल नदी जो अभी अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल से होकर गुजरती है। मतलब अफगानिस्तान के कैपिटल का नाम भी इसी नदी के नाम पे पड़ा है। ये है सदानीरा, सदानीरा गंडक नदी। अस्किनी मतलब चिनाब नदी। गोमल, गोमती नदी। शत्रुदी, सतलज नदी। सुषमा, सोहन नदी जो पाकिस्तान में है। और सुशती, स्वात नदी, ये भी पाकिस्तान में है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।